हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले थे दक्षिण भारत की नदियाँ। अपवाह तंत्र से बीपीएससी में सवाल बहुत पूछे जाते हैं और यही अपवाह तंत्र को ही हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग दक्षिण भारत की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं और बनाए जाते हैं, हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग दक्षिण भारत की जो नदी है उसको कर रहे हैं। बीपीएससी टीचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ जितने भी कंपटीशन है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। 70 बीपीएससी वाले जो टारगेट जो कर रहे हैं सिविल सर्विस के लिए, उनके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार जो टीचर है बीपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट करवाया जा रहा है 3.0 और 4.0, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सेशन हो जाता है। दक्षिण भारत की नदियाँ कहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, हम लोग इसका चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग गोदावरी नदी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। गोदावरी नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो सवाल पूछा जाएगा हम लोग उस पर थोड़ा सा क्लिक करेंगे। तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उसमें हम लोग गोदावरी नदी पढ़ेंगे। तो गोदावरी नदी का उद्गम भी पूछा जा सकता है आपसे कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम त्रियंबक पर्वत से होता है और यह त्रियंबक पर्वत जो है महाराष्ट्र में है ना। त्रियंबक पर्वत से यह जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम होता है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो यह नदी जो है महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उसके बाद है तेलंगाना, है ना, तेलंगाना, और नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश से यह नदी बहती हुए बंगाल की खाड़ी में, है ना, गिर जाती है। यह जो नदी है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यह नदी जो है त्रियंबक पर्वत से निकलती है और त्रियंबक जो पर्वत है महाराष्ट्र में स्थित है। और इन नदियों का जो विस्तार देखेंगे महाराष्ट्र हो जाता है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो जाता है। इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर हो जाता है और इसी लंबाई के वजह से दक्षिण भारत की जो नदियाँ गोदावरी है इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है ना। इसका प्राचीन उपनाम में भी देखिए, सबसे प्राचीन नदी, सबसे वृद्ध नदी या सबसे बूढ़ी नदी भी उपनाम में आता है। इसको हम लोग गोदावरी नदी ही कहते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़िए और देखिए इसको। सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ पे किस नदी पर कौन सा बांध है, कौन सा परियोजना है, पूछा जाएगा, है ना। क्योंकि एनीकट जो बांध है, एनीकट बांध, ये पूछा गया सवाल है। एनीकट जो बांध है किस नदी पर स्थित है ना, जो वर्तमान के आंध्र प्रदेश में यह स्थित है, एनीकट बांध। उसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि जायकावाड़ी जो परियोजना है, जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर हो जाता है, तो ये आपका कौन सा नदी हो जाएगा, गोदावरी नदी हो जाता है ना। और ये जो जायकावाड़ी परियोजना है यह वर्तमान के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे श्री मम सागर परियोजना। श्री मम सागर परियोजना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सारी परियोजना जो है, जो बांध है, वो नदियों पे ही बनाई जाती है। इसलिए बीपीएससी के द्वारा या किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछा जाएगा श्री मम सागर परियोजना, है ना, किस नदी पर बनाई गई, तो ये गोदावरी नदी हो जाता है, गोदावरी नदी। और वर्तमान के यह तेलंगाना में स्थित है। एक बार प्रश्न पूछा हुआ था, एनीकट जो बांध है किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में हो जाता है। और यह एनीकट जो बांध है यह गोदावरी नदी पर बनाई गई। इसी गोदावरी नदियों के किनारे जो प्रमुख शहर है वो आपका शिरडी हो जाता है। शिरडी का जो साईं मंदिर आप देख रहे होंगे यहीं पे है, गोदावरी नदी के ही तट पे है ना। और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा, सबसे अमीर मंदिर है। साईं मंदिर का, शिरडी का जो साईं मंदिर है यह भारत का दूसरा सबसे अमीर मंदिर हो जाता है। और यही मतलब यही गोदावरी नदियों के तट पे आपको नाजिमाबाद भी है ना। और यहीं पे एक नासिक भी है। नासिक से आपसे सवाल पूछा जाता है। जैसे नासिक में देखेंगे
तो संतरा की खेती सबसे ज़्यादा होती है। नासिक जो महाराष्ट्र है यहीं पे सबसे ज़्यादा प्याज की खेती होती है, ठीक है। और नोटों की छपाई करने की जो कारखाना है, जो मशीन भारत सरकार के द्वारा लगाई गई, वो नासिक में ही है। और यही नासिक में महाकुंभ का मेला भी लगता है ना। इसी नासिक में महाकुंभ का मेला भी लगता है और ये सारा का सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। उसी गोदावरी के तट के किनारे ही नांदेड़ एक जगह है और नांदेड़ भी एक जगह कहाँ पे है, महाराष्ट्र में हो जाता है ना। महाराष्ट्र में हो जाता है जहाँ पे सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दिया गया और ये जमशेद खान के द्वारा इनकी हत्या कर दिया जाता है और इन्हीं का समाधि स्थल आपको नांदेड़ हो जाता है, नांदेड़। यहाँ पे एक चीज़ और भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे देखिएगा औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी, है ना। गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी, पूछा जाता है। और जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी, है ना। जहांगीर ने, देखिए जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी, पूछा जाता है आपसे, बहुत बार पूछा भी गया है। जब जिक्र आया तो हम लोग यहाँ पे देखें तो नांदेड़ में ही इनका समाधि स्थल है गुरु गोविंद सिंह का, जिनका जन्म आपको पटना साहिब में हुआ था, बिहार के पटना साहिब में, है ना। और ये सिख के 10वें गुरु हैं जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी किया था, है ना। जिसने खालसा पंथ की स्थापना भी किया था, ये भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ा जाए। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसी नदी के किनारे एक शहर है जिसका नाम है राजमुंदरी और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। राजमुंदरी में ही तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र। ये सवाल पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया है कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ये राजमुंदरी हो जाएगा, है ना। गोदावरी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है उसको हम लोग वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा के नाम से जानते हैं। वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा, है ना। वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा के नाम से जानते हैं। इनके संयुक्त रूप को, यानी कि तीनों का मिला जुला जो रूप है उसको हम लोग प्राणहिता नदी कहते हैं। प्राणहिता नदी, प्राणहिता नदी तीनों नदियों के सम्मिश्रण से, संयुक्त होने से ही बनता है वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा, है ना। इससे संयुक्त रूप से हम लोग प्राणहिता कहते हैं, जो कि गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाता है। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाता है। देखिए भारत गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो मंजरा हो जाता है। मंजरा, देखिए आप लोग, गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी मंजरा है, जिस पे निजाम सागर जलाशय स्थित है, जिस पे निजाम सागर जलाशय स्थित है। और ये सवाल पूछा जाता है आपसे, निजाम सागर जलाशय किस नदी पे स्थित है, तो मंजरा नदी पे हो जाएगा। और मंजरा जो है गोदावरी की सहायक नदी हो जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र से इंद्रावती नदी निकलती है। पूछा जा सकता है कि इंद्रावती नदी का उद्गम कहाँ है, तो देखिए छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र से, है ना, इंद्रावती नदी निकलती है, जिस पर चित्रकूट जलप्रपात है। पूछा जा सकता है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, चित्रकूट जलप्रपात, और ये हो जाएगा इंद्रावती नदी पर हो जाएगा। और इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। और ये जो दंडकारण्य का क्षेत्र जो देखते हैं, यह टीन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, टीन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्णा और प्रवरा। पूर्णा और प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी हो जाता है। और इसी प्रवरा नदी पर ही एक शहर है जिसको हम लोग बोलते हैं दैमाबाद, ठीक है, जिसको हम लोग दैमाबाद बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। हम लोग गोदावरी नदी की कुछ विशेषता हम लोग देखें, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आपसे। यहाँ पे कदम जलाशय है, यहीं पे कदम जलाशय है। और भारत की दूसरी
सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी को भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कही जाती है, तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो आपको गंगा हो जाएगा, है ना। गंगा हो जाता है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है ना। 2525 किलोमीटर होता है। यह गंगा को भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। और भारत की दूसरी जो सबसे लंबी नदी है वो आपका गोदावरी है। यह पूछा गया सवाल है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, इसको दक्षिण भारत की देखिए, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी ये हो जाता है गोदावरी, है ना। गोदावरी की जो वितरिका है यह वशिष्ठ और गौतमी से ही क्रिएट होता है। एक जो सवाल है जो आपसे पूछता है बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा और गोदावरी को पोलावरम नहर जोड़ती है। पूछा जा सकता है कि पोलावरम नहर जो है ना, किसको जोड़ती है, तो कृष्णा और गोदावरी को पोलावरम नहर क्या करती है, जोड़ती है। और यही कृष्णा और गोदावरी के बीच में एक कोलेरू लेक है ना। कोलेरू जो झील है, कोलेरू, है ना, कोलेरू जो झील है, पूछा जाता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोलोरी जो झील है कृष्णा और गोदावरी के बीच में ही स्थित है, कोलेरू लेक, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसको, आगे देखते हैं। कृष्णा नदी हम लोग देखेंगे, है ना। कृष्णा नदी, इसका उद्गम महाबलेश्वर पहाड़ी से होता है। महाबलेश्वर पहाड़ी से होता है महाराष्ट्र में, है ना। और इसका जो मुहाना है बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। देखिए यहाँ पे एक शहर है, कह सकते हैं कृष्णा नदी के तट पर, यानी कृष्णा नदी के किनारे एक शहर है जिसको हम लोग सतारा कहते हैं, है ना। और सतारा बहुत ही प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में है। और यही सतारा पवन ऊर्जा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, पूछा जाता है आपसे, है ना, पवन ऊर्जा के लिए, है ना। और यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी भी है। और यहीं पे एक और भी शहर है जिसको हम लोग विजयवाड़ा बोलते हैं, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा हो जाता है कृष्णा नदी पर, वो है अलमाती बांध। इसे आप याद ही रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। पूछा जाता है कि अलमाती बांध जो है, जो वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है, अलमाटी जो बांध है कर्नाटक में स्थित है। पूछा जाता है किस नदी पर स्थित है, तो यह नदी आपका कृष्णा नदी हो जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध जो है आंध्र प्रदेश में है। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में है और यह भी कृष्णा नदी पर ही स्थित हो जाता है। उसके बाद नागार्जुन बांध हम लोग देखेंगे। नागार्जुन बांध से भी बहुत बार सवाल पूछा गया है। नागार्जुन बांध जो है बहुत बार सवाल पूछा गया है। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में स्थित है। और यह जो नागार्जुन बांध है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, उसी पे स्थित है। और नागार्जुन जो बांध नाम पड़ा, ये नागार्जुन जो है शून्यवाद को के जो जनक हैं, उन्हीं को हम लोग, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कहा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यहीं पे बनाया गया, है ना। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है यहीं पे बना। और यहीं पे आपको नागार्जुन बांध भी है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में है। यहाँ पे जो शून्यवाद के जो जनक हैं जिनका नाम है नागार्जुन, है ना। और यहीं पे महायान की शाखा भी है, यहीं पे महायान की शाखा भी है। और इसी नागार्जुन को हम लोग भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। और ये सवाल आपसे पूछा गया है, भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं, तो नागार्जुन को कहते हैं, है ना, नागार्जुन को कहते हैं। और नागार्जुन को ही शून्यवाद के जनक भी कहा जाता है। इसी नागार्जुन की जो पुस्तक है जिसको हम लोग तर्कशास्त्र कहते हैं, तर्कशास्त्र का लेखक या माध्यमिका सूत्र के लेखक कौन हो जाते हैं, तो यही नागार्जुन हो जाएंगे। और ये नागार्जुन जो है कनिष्क के दरबार में रहते हैं, कनिष्क के दरबार में। और कनिष्क के दरबार में सिर्फ नागार्जुन ही नहीं रहते बल्कि और भी लोग रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अश्वघोष हैं, ये भी कनिष्क के दरबार में है। वसुमित्र भी है, वसुमित्र, है ना, वसुमित्र भी यहीं पे मिलेंगे। और एक और नाम होता है वो है आपका चरक, है ना, चरक हो जाते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो कनिष्क के दरबार में रहते हैं।
और कनिष्क के दरबार में आपके नागार्जुन भी हैं, ठीक है। और यही जो कनिष्क है यह बौद्ध धर्म का चौथी जो बौद्ध संगति है, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन करवाता है कश्मीर में, कुंडलवन में। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, ये जो कृष्णा नदी आप देख रहे हैं इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाता है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाता है। और यह भारत की सबसे भारत की लंबी नदियों में इसका स्थान तीसरा है ना। भारत की तीसरी लंबी नदी हो जाती है कृष्णा, ठीक है। इसकी सहायक नदियों को हम लोग देख लें, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसकी सहायक नदी। तो इसकी सहायक नदियों में हम लोग देखेंगे कोयना नदी के तट पर कोयना बांध है ना। सहायक नदियों पे अगर देखेंगे हम लोग तो कोयना नदी है, ठीक है, कोयना नदी हो जाता है। और उसी कोयना नदी के तट पर कोयना नदी है जो महाराष्ट्र में स्थित है ना, महाराष्ट्र में है। पूछा जा सकता है भीमा नदी के तट पर भीमा बांध है, यानी कि कृष्णा की सहायक कौन हो जाएगा, कोयना नदी और भीमा नदी। इसी भीमा नदी के तट पर कौन है, भीमा बांध हो जाता है, ये भी महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे अधिक बांध कहाँ पे है, पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे अधिक बांध कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और भी नदियाँ हैं। मूसी नदी के तट पर पूछा जाता है कि मूसी नदी के तट पर कौन है, हैदराबाद। पूछा गया सवाल है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है, किस तट पे है, तो ये आपका कौन हो जाएगा, मूसी नदी हो जाता है। मूसी नदी के तट पे आपको हैदराबाद है। हैदराबाद से संदर्भित कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए चार मीनार प्लेग के कारण कुली कुतुब शाह ने इसको बनवाया था हैदराबाद को। हैदराबाद में एक चार मीनार है जिसका निर्माण प्लेग के कारण यानी बचने के लिए कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया। यहाँ पे देखेंगे इसी हैदराबाद में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी आपको हैदराबाद में है, जिसको हम लोग हाईटेक सिटी भी कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग हाईटेक सिटी कहते हैं। हैदराबाद साइंस टेक में बहुत ही ज़्यादा डेवलप है, इसलिए हम लोग हाईटेक सिटी कहते हैं। और यहीं पे डीएनए परीक्षण केंद्र भी है। डीएनए परीक्षण केंद्र पूछा जाता है आपसे कि कहाँ पे स्थित है, तो ये हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सलारजंग संग्रहालय आपको मिलेगा। सलारजंग संग्रहालय यहीं पे मिलेगा हैदराबाद में। और पोषण केंद्र भी आपको यहीं पे मिलेगा जो VVI है आपके लिए। जब आप UPSC फाइट करते हैं और आप IPS बनते हैं तो 11 महीने का जो ट्रेनिंग है, 11 माह का जो ट्रेनिंग है यहीं हैदराबाद में ही करवाया जाता है। और हैदराबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना IPS के लिए, वहाँ पे आप जाते हैं 11 महीने के लिए। उसके बाद जुड़वा शहर की बात करें तो जुड़वा शहर को हम लोग हैदराबाद और सिकंदराबाद के नाम से जानते हैं, है ना। जुड़वा शहर कौन हो जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब सेशन है। बहुत सवाल जो भी पूछे जाते हैं इधर से ही पूछने की संभावना बन जाती है, और अधिकतर सवाल यहाँ से पूछा गया है आपसे। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे है तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या हो जाता है, हम्पी हो जाएगा, है ना। तुंगभद्रा नदी पर ही ये आपसे पूछा गया है, इतिहास में भी पूछा गया है। पूछा जाता है तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी स्थित है। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे हो जाता है। और ये देखिए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन है, हम्पी है। और हम्पी के बारे में पूछा गया है कि हम्पी किसकी राजधानी है, तो विजयनगर की राजधानी हो जाता है। और यही हम्पी का रथ जो है द्रविड़ शैली पर बना हुआ है। हम्पी का जो रथ है द्रविड़ शैली पर बना हुआ है। और यहीं पे विट्ठल स्वामी मंदिर भी है। देखिए यहाँ पे द्रविड़ शैली की बात जब हो रही है तो यहाँ पे हम लोग देख लें, अगर हम लोग भारत को ऐसे अगर देखा जाए, भारत है ना इस तरीके से, चलिए आप लोग तो अच्छा बनाते होंगे, चलिए यही हो जाएगा हमारा भारत। तो इसके दक्षिण का जो क्षेत्र है ये सारा का सारी यहाँ पे मंदिर शैली का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग द्रविड़ शैली बोलते हैं, है ना। ये हो जाता है आपका द्रविड़ शैली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे उत्तर जो हमारा भारत है, उत्तर भारत में यहाँ पे होता है नागर शैली, है ना। नागर शैली जो है
इसमें मंदिर बहुत ज़्यादा बनाई जाती है नागर शैली में। और दोनों के जो सम्मिश्रण है जो मध्य भारत में आपको दिखता है, इसी को हम लोग वेसर शैली बोलते हैं, है ना। वेसर शैली मुझे लगता है याद हो गया होगा। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में मंदिर बनाई गई है और उत्तर भारत में नागर शैली में मंदिरें बनाई गई है, और दोनों का जो मिला जुला जो रूप दिखता है वो वेसर शैली में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसको मिटाया जाए, है ना। अगला हम लोग देखेंगे द्रविड़ शैली का जो प्रारंभ हुआ, द्रविड़ शैली का जो प्रारंभ हुआ चोल वंश में हुआ। और चोल वंश जो जाना जाता है, जिसकी विशेषता है स्थानीय स्वशासन के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए, है ना, बहुत ये जाना जाता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। द्रविड़ शैली का प्रारंभ कहाँ से हुआ? चोल वंश से होता है। और चोल सम्राटों ने एक बहुत ही मजबूत नौसेना तैयार किया था। नौसेना यानी कि इसका जल में भी पकड़ था, जल के अंदर भी इसका पकड़ बनता है। और यहाँ पे देखेंगे कि शासन काल में राज प्रथम ने किया था, है ना। यहाँ पे आप देखिएगा इसका जो शासन काल है राजा राम प्रथम ने किया था, जिसे हम बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। सवाल पूछा गया है कि बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना या निर्माण किसने करवाया, तो राज प्रथम हो जाता है, राज प्रथम हो जाता है। और यह बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु के तंजौर में कावेरी नदी के तट पर स्थित है, जहाँ चारमुखी शिव बने हुए हैं, चारमुखी शिव बने हुए हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे हो सकता है पूछा भी जाए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तुंगभद्रा नदी पर निकट बांध है, इस पे एक शहर बसा हुआ है हॉपसेट, है ना, इससे याद रखिएगा, पीबीआई हो जाता है। तुंगभद्रा नदी पर निकट बांध जिस पे एक शहर बसा है जिसका नाम है हॉपसेट। देखिए यहाँ पे घाटप्रभा नदी के तट पर हिडकल परियोजना है, और ये बहुत वीवीआई हो जाता है आपके। हिडकल परियोजना पूछा गया है कि किस नदी पर स्थित है। हिडकल परियोजना कहाँ पे हो जाएगा, तो घाटप्रभा नदी हो जाएगा, जिसकी सहायक नदियाँ गोकक है, जिसकी सहायक नदियाँ गोकक है। और इस पर भी गोकक जो जलप्रपात है बनाई गई है, गोकक जलप्रपात। यहाँ पे सहायक नदियों में हम लोग देखेंगे पंचगंगा, दूधगंगा, डॉन हो जाता है और भीमा भी हो जाता है इसकी सहायक नदियों में। इसकी सहायक नदियों में क्या हो जाएगा, पंचगंगा, दूधगंगा, डॉन और भीमा भी हो जाता है। देखिए इसी समय में कहा भी जाता है कि उस क्षेत्र के समय में दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, और उसी के समय में बहुत ऐसे जो छोटे छोटे राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए, जिसमें हम लोग बहमनी राज्य को पढ़ेंगे। और बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा किया जाता है दक्षिण भारत में। उसके बाद हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और संगम की स्थापना यहाँ पे हरिहर और बुक्का के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए कावेरी नदी हो जाता है ना। कावेरी नदी को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कावेरी नदी का जो उद्गम है ब्रह्मगिरी पर्वत हो जाता है, ब्रह्मगिरी पर्वत। ठीक है, ये जो कावेरी नदी का जो उद्गम है यह आपका ब्रह्मगिरी पर्वत हो जाता है, और ब्रह्मगिरी पर्वत जो है यह कर्नाटक में है। पूछा जा सकता है आपसे कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पे है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर्वत हो जाता है, और यह वर्तमान में कहाँ पे है, कर्नाटक में। और इसका जो मुहाना है बंगाल की खाड़ी में है, इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। और इसकी लंबाई की बात करें तो यह 805 किलोमीटर है, 805 किलोमीटर हो जाता है इसकी लंबाई। और यह दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, यह दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अगर उपनाम में हम लोग देखें तो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, और दक्षिण भारत की बगीचा भी इस नदी को कहा जाता है, और दक्षिण भारत की गौरव भी इस नदी को कहा जाता है। ठीक है, कावेरी नदी का जो उपनाम है बहुत सारा हो जाता है। दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, और दक्षिण भारत का बगीचा भी कहते हैं, और दक्षिण भारत का गौरव भी कहा जाता है कावेरी नदी को। ठीक है, दक्षिण भारत का गौरव भी कहा जाता है इसको। तमिलनाडु के जो लोग हैं, है ना, इस नदी को पोनी के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, है ना,
उसको पोनी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक चीज़ और भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाता है ना। देखिए आपसे पूछा जाता है कि धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं, है ना। धान का कटोरा पूछा गया सवाल है। धान का जो कटोरा है यह छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। और चावल का जो कटोरा है, चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। और देखिएगा यूपी में चावल का जो कटोरा है चंदौली को कहा जाता है। चंदौली को यूपी में चावल का कटोरा कहा जाता है। और धान का भंडार गृह हो जाता है पंजाब में। और भारत में सबसे अधिक चावल का जो उत्पादन करता है वो आपका पश्चिम बंगाल करता है ना। पश्चिम बंगाल करता है। इसीलिए यहाँ पे खाद्य भोज्य पदार्थ है जो बहुत ही फेमस है, मछली चावल, है ना। मछली चावल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा आपको कौन करता है, ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाता है भारत में सबसे ज़्यादा। हालांकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन चीन करता है और दूसरा स्थान आपके भारत का हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ा जाए, प्रमुख शहर जो है यहाँ पे, है ना। प्रमुख शहर कौन कौन हो जाएगा, तो प्रमुख शहर पूछा जाता है आपसे, मैसूर हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम हो जाता है, तंजौर हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जो प्रमुख शहर है वो हम लोगों ने इसको देखा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा वो हो जाता है शिव समुद्रम बांध। शिव समुद्रम बांध स्थित है ना। शिव समुद्रम बांध जो है यह कर्नाटक में है ना। और यह कर्नाटक में है और यह आपके कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, शिव समुद्रम बांध कावेरी नदी पे हो जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद ये शिव समुद्रम जो बांध है यह कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद मैटूर बांध हो जाता है। मैटूर बांध भी कावेरी नदी पे है, मैटूर बांध। और ये जो है मैटूर बांध तमिलनाडु में है ना, ये तमिलनाडु में हो जाता है। उसके बाद ग्रैंड एनिकट जो बांध है यह भारत का सबसे प्राचीन बांध है। बहुत भी आई है, भारत की सबसे प्राचीन बांध है। भारत की सबसे प्राचीन बांध है ग्रैंड एनिकट बांध, जो तमिलनाडु में स्थित है ना। जो तमिलनाडु में क्या है स्थित है, ये तमिलनाडु में। भारत का सबसे प्राचीन बांध हो जाता है भारत का, पूछा जाता है आपसे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग देखें। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा जाएगा आपसे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध बताइए। भारत का सबसे ऊंचा बांध बताइए, कौन हो जाएगा। तो भारत का सबसे जो ऊंचा बांध है, एक मिनट, भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो आपके उत्तराखंड में है, टिहरी बांध, है ना। टिहरी बांध हो जाता है। और सब विश्व का सबसे ऊंचा बांध आपको जिनपिंग हो जाएगा, जिनपिंग, और यह चीन में स्थित है। पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे प्राचीन बांध बताइए, तो ग्रैंड एनिकट बांध हो जाएगा, ग्रैंड एनिकट बांध। और यह कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित है। और पूरे विश्व में अगर पूछे तो जावा हो जाता है, जो जॉर्डन में स्थित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सबसे जो लंबा बांध हो जाता है हीराकुंड बांध हो जाएगा। सबसे लंबा भारत का हीराकुंड हो जाएगा। और ये हीराकुंड विश्व का भी हो जाता है और ये महानदी पर स्थित है। ठीक है, महानदी पर स्थित है। और ये आपके लिए बहुत भी है, ये पूछा गया सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पे है, महानदी पे है। और महानदी कहाँ पे है, उड़ीसा में हो जाता है ना, उड़ीसा में। और देखिए सबसे बड़ा जो बांध है श्रीगार्ज हो जाता है ना। और विश्व में देखेंगे तो हीराकुंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आगे देखिए, कहा जा रहा है कि 1902 ईस्वी में, है ना, 1902 ईस्वी में भारत की दूसरी जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम स्थापित किया गया। 1902 ईस्वी में भारत की दूसरी, है ना, भारत की दूसरी जल विद्युत जो परियोजना है यह शिव समुद्रम स्थापित किया गया। और शिव समुद्रम जो है वो कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पे कहता है कि 1897 है ना, 1897 भारत की पहली जल विद्युत जो परियोजना है, पहली जल विद्युत परियोजना ये हो जाता है आपको पश्चिम बंगाल में है ना। ये आपका हो जाता है पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग में ये हो जाता है ना। दार्जिलिंग में ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। अगला हम लोग देखते हैं, यहीं पे आपको शिव समुद्रम और स्टेनली जल प्रपात है।
और ये आपसे पूछा गया सवाल है, ये दोनों बहुत वीवीआई है आपके लिए। शिव समुद्रम जलप्रपात और स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपकी कावेरी नदी हो जाएगा, कावेरी नदी हो जाता है ना। और यहीं पे आपको कृष्णा सागर जलाशय भी मिलेगा, कृष्णा सागर जलाशय, ठीक है। कावेरी जल विवाद की अगर बात करें तो कावेरी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के मध्य में है। पूछा जा सकता है कि कावेरी जो जल विवाद है किन किन राज्यों के मध्य में स्थित है ना। मध्य में अभी विवाद का कारण बना हुआ है, तो तमिलनाडु हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाता है और पुडुचेरी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग रेशम अनुसंधान केंद्र। रेशम अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये मैसूर में हो जाता है, मैसूर में। और रेशम की प्राप्ति जो होता है सहतूत के पत्ते से प्राप्त किया जाता है। इसके अगर हम लोग रेशम की प्रक्रिया को देखें, ये लाख हो जाएगा, प्यूपा और कोकून हो जाता है। हालांकि प्यूपा जो है रेशम की प्राप्ति का प्रारंभिक चरण होता है और ये कोकून है सबसे अधिक प्राप्त होता है। भारत में सबसे अधिक अगर रेशम की बात करें, रेशम का उत्पादन जो करता है भारत में, वो आपका कर्नाटक हो जाता है और ये आपके लिए बहुत वीवीआई है। भारत में सबसे अधिक रेशम का जो उत्पादन है ये कर्नाटक के द्वारा किया जाता है। अगर बात करें कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कौन करता है, तो चीन हो जाएगा और दूसरा स्थान आपके भारत का है ना। और यही वजह है कि भारत का सिल्क मार्ग यहीं से स्थापित हुआ, क्योंकि उस समय में रेशम वस्त्र का निर्यात भारत सबसे ज़्यादा करता था और ये वस्त्रों का डिमांड यूनान के लोगों में सबसे ज़्यादा थी। और यही वजह था कि व्यापार जो था वो भारत के पक्ष में रहा और भारत और यूनान के बीच में इतनी मतलब रेशम वस्त्रों की समझ की बिक्री हो रही थी कि उस रूट को हम लोग सिल्क रूट कहने लगे। और इस पे नियंत्रण और इसका जो निर्माण कहें तो कनिष्क के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको बढ़ाया जाए आगे। ये हो जाता है हमारा भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक। और विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन चीन और दूसरा स्थान आपके भारत का है। भारत का जो शिल्प मार्ग है ना, सिल्क मार्ग है, वो कनिष्क के द्वारा स्थापित किया जाता है। कीड़े का अगर नाम देखा जाए, इस कीड़े का जो नाम है वो बॉम्बेलैक्स कहा जाता है, बॉम्बलैक्स कहा जाता है। और प्रोटीन जो है यहाँ से जो प्राप्त होती है फाइब्रोजिन हो जाता है ना। और यहाँ पे देखिए भारत में सबसे अधिक रेशम किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो देखिए भारत में मलबरी टाइप का जो रेशम है उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, मलबरी टाइप का, ठीक है। तो हम लोग दक्षिण भारत की जो नदियाँ हम लोगों ने पढ़ा, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो एग्ज़ाम के व्यू से हम लोगों ने इसका स्टडी किया। तो चलिए हम लोग बारी बारी से बाकी जो भी अपवाह तंत्र में है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हम लोग उसको पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को इतना प्यार देने के लिए।